पिछली क्लास में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन के भौतिक गुणों को पढ़ा और इसके बाद हम लोगों ने दो रासायनिक गुणों को पढ़ा। अभी रासायनिक गुण क्योंकि रह गए हैं, उन रासायनिक गुणों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अगले रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है आइसोसायनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। इसका अर्थ ये है कि जब भी कभी आप एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स के फॉर्मूले को देखते हो, वो R सिंगल बॉन्ड X की तरह होता है, जहां R एल्किल ग्रुप होता है और X होता है हैलोजन एलिमेंट। तो आपको ये बता रहा है, कहता है आप हैलोजन एलिमेंट्स को हटाओगे और उसकी जगह पर आइसोसायनो ग्रुप लगाओगे। तो कोई एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आपको ढूंढ के लानी है जिसमें से हैलोजन एलिमेंट X को हटाकर उसकी जगह पर आइसोसायनो ग्रुप लग जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को देखते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई भी एल्किल हैलाइड हो जिसका सूत्र R सिंगल बॉन्ड X की तरह हो, अगर आप उसकी अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से करवा देते हो, हाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है, सिल्वर साइनाइड एल्कोहलिक होना चाहिए। अच्छा, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड का अर्थ क्या है? एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड का अर्थ है सिल्वर साइनाइड का एल्कोहल में बना घोल। अगर आप इससे अभिक्रिया करवाते हो, बिल्कुल आसान सा तरीका है बेटा, X जो है वो Ag के साथ अलग हो जाएगा। अगर Ag और X एक दूसरे के साथ अलग हो जाएंगे तो सबसे पहला कंपोनेंट बनने वाला है AgX, क्योंकि AgX एक साइड प्रोडक्ट है। मुख्य उत्पाद कौन सा रहेगा? मुख्य उत्पाद वो पदार्थ रहेगा जिसमें कार्बन आता है, और क्योंकि Ag और X का ऐसा कंपाउंड है जिसमें से कार्बन है ही नहीं, ये जो है ये मुख्य उत्पाद नहीं है। इसको साइड प्रोडक्ट के कारण हमने नीचे लिख रखा है। अभी मेरे पास बचता क्या है? R बचता है और Cn बचता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड NC। ध्यान रखने वाली बात है, जब AgCN अभिक्रिया करता है RX से तो R नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, और इसी AgCN की जगह पर आपने KCN या NaCN ले लिया होता तो इसमें जगह ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब R कार्बन की ओर से जुड़ता और फॉर्मूला बनता RCN। सिल्वर साइनाइड पर जस्ट अपोजिट नेचर है। सिल्वर साइनाइड पर अभिक्रिया कभी होगी तो ध्यान देने वाली बात है, R जुड़ेगा नाइट्रोजन की ओर से। पोटेशियम या सोडियम साइनाइड पर अभिक्रिया होगी तो R जुड़ेगा कार्बन की ओर से। क्योंकि सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखेंगे कि R जुड़ेगा नाइट्रोजन की ओर से। इसका कोई फॉर्मूला पूछेगा, देखो फॉर्मूले का नाम कैसे बताएंगे? R को हम लोग पढ़ते हैं एल्किल और बेटा NC को पढ़ते हैं आइसोसायनाइड। तो इसका नाम हो गया R की जगह पर एल्किल और NC को पढ़ते हैं आइसोसायनाइड। अच्छा, इसमें से अब क्या है, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। इस पर बेस्ड कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देख ली जाती हैं। जैसे R की जगह पर मैंने CH3 लिख दिया है तो फॉर्मूला बन गया CH3X, और मैं X को हटाकर भी कोई हैलोजन एलिमेंट्स का यूज करना चाहता हूं तो मैंने यूज कर लिया है Cl। और बेटा जैसे ही हम AgCN से अभिक्रिया करवाएंगे, AgCN कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक, अर्थात सिल्वर साइनाइड का जल में घोल बना होना चाहिए। अभिक्रिया होगी, तरीका क्या है? Cl अभिक्रिया किससे कर लेगा? Ag से। अगर AgCl से अभिक्रिया कर लेगा तो बन जाएगा AgCl। आपको याद होगा मैंने इसको सिल्वर मिरर या रजत दर्पण बताया था, तो आप इसको याद रखोगे, AgCl को सिल्वर मिरर या रजत दर्पण कहते हैं। अच्छा, अब CH3 जो है वो Cn से जुड़ेगा, लेकिन मैंने बताया जब AgCN की अभिक्रिया होती है तो CH3 अर्थात कार्बन जो है, CH3 जो है वो नाइट्रोजन की ओर से जुड़ता है। और ऐसी कंडीशन पर अगर इसका नाम पूछेगा तो बेटा देखो ध्यान देने वाली बात है, NC के लिए तो आप आइसोसाइनाइड का यूज करोगे और CH3 के लिए यूज करोगे मेथाइल, क्योंकि कार्बन एक है, इसको मेथाइल आइसोसाइनाइड बोल देंगे। एक और रिएक्शन इसमें से देख लेते हैं इस पर बेस्ड। अगर CH3 की जगह पर हम दूसरा कोई ग्रुप यूज करना चाहें, दूसरा कोई सदस्य यूज करना चाहें, तो मैंने R की जगह पर इस बार C2H5 अर्थात एथाइल ग्रुप यूज किया है, और X की जगह पर भी मैं एक काम कर लेता हूं, इस बार Cl नहीं Br यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि X के स्थान पर आप F, Cl, Br और I को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने किसी एक को इस्तेमाल कर लिया, इस बार Br को इस्तेमाल कर लिया है। अब इसकी अभिक्रिया होने वाली है AgCN से। कैसा होगा AgCN? एल्कोहलिक होगा। और इस बार अभिक्रिया होगी, देखो तरीका क्या है बेटा, फिर से वही चीज है, Ag अभिक्रिया कर लेगा Br से, तो सबसे पहला कंपोनेंट बना डालेगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। इसका और ध्यान रखना है, एक्सरे जानते हो ना आप लोग, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो एक एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे पर सिल्वर ब्रोमाइड की ही लेयर लगी रहती है। तो एक्सरे पर जो ब्लैक कलर की लेयर आपको दिखती है बाहर से, वो किसकी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। अगर वो लेयर नहीं होगी तो एक्सरे पर प्रतिचित्रण कभी आ नहीं पाएगा। और फिर बाकी की बात अलग है कि सिल्वर ब्रोमाइड एक्सरे के दौरान जहां का एक्सरा लिया जाता है उन क्षेत्रों से सिल्वर ब्रोमाइड हट जाता है और बाकी क्षेत्रों पर सिल्वर ब्रोमाइड रह जाता है, इसलिए कुछ एरिया का प्रतिचित्रण आ भी जाता है। फिलहाल हम लोग अभिक्रिया पर चलेंगे। C2H5 अगर Cn से जुड़ेगा तो इस बार हमको पता है C2H5 जो जुड़ेगा अभी वो N की ओर से जुड़ेगा। C2H5 NC को लिख सकते हैं, देखो इसको तो C2H5 को लिख सकते हैं एथिल, या बेटा मैं कह रहा था उच्चारण में एथाइल पढ़ सकते हो, और NC को पढ़ सकते हो आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अगर कभी आपसे ऐसा बोल देता है कि आइसोसाइनाइड ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन करवाइए, या आपसे ऐसा भी बोल सकता है कि कोई आइसोसाइनाइड कंपाउंड बना के दिखाइए, मैं क्या सोचता हूं केवल ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया को याद रखें आप। ये ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको आती है तो बाकी ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं की जा सकती हैं। कैसे की जा सकती हैं मैंने एक दिन और बताया था, आज फिर से बता दूं। R सिंगल बॉन्ड की जगह पर CH3 सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड, C3H7 सिंगल बॉन्ड, C4H9 सिंगल बॉन्ड, इस पैटर्न पर ग्रुप रखे जा सकते हैं। पैटर्न क्या है? कार्बन जितना रखना है, हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा कर देना है। इस पैटर्न पर आप बहुत सारे एल्के ग्रुप के सदस्य बना सकते हो और उनको यहाँ R की जगह पर रख सकते हो, क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है, या तो मिथाइल पर अभिक्रिया आ जाती है या एथाइल पर, इससे ज्यादा पर नहीं जाती है। इसलिए मैं भी कम से कम दो अवयव लिख के दिखा देता हूं, एक मिथाइल पर और एक एथाइल पर। अभी ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। जस्ट एक और रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं जो तकरीबन इसी से मिलती जुलती है। कैसे? देखो क्या लिखा हो, लिखा हुआ है साइनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो ग्रुप द्वारा अर्थात जो ऊपर वाला प्रतिस्थापन था ये आइसोसाइनो के द्वारा था, अब नीचे वाला प्रतिस्थापन जो होगा ये साइनो ग्रुप द्वारा होगा। अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले आपके पास एक एल्किल हैलाइड तो होना ही चाहिए, ये नहीं होगा तो आप बना नहीं पाओगे। अगर आपको साइनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन करना है तो आप या तो केशियन की अभिक्रिया करवा सकते हो या NaCN की अभिक्रिया करवा सकते हो। और बेटा केशियन या NaCN भी कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक अर्थात केशियन को कहाँ घोल लेना चाहिए? एल्कोहल में, और फिर उस विलयन की अभिक्रिया होनी चाहिए RH से। अभिक्रिया करने का तरीका बेटा फिर से सेम है, के अभिक्रिया करेगा X से, अगर KX से अभिक्रिया कर लेगा तो सबसे पहला कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा KX। KX बनने के बाद बेटा R अभिक्रिया करेगा CN से, और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो R है वो नाइट्रोजन की ओर से नहीं जुड़ेगा, कार्बन की ओर से जुड़ेगा। क्योंकि कार्बन की ओर से जुड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हम इस फॉर्मूले को बोलते हैं एल्काइल या एल्किल साइनाइड। इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ऊपर वाले फॉर्मूले पर आइसोसाइनाइड लगता था क्योंकि सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया हुई थी, पोटेशियम या सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया होती है तो फिर साइनाइड कंपाउंड बनता है। केवल एक अभिक्रिया मैं दिखाऊंगा पर्टिकुलर पे, कैसे रख के कि मैंने R की जगह पर CH3 लिख रखा है और X जगह पे मैंने Cl लिख रखा है। अभिक्रिया होने वाली है KCN से, KCN से, और वो भी केशियन रहने वाला है एल्कोहलिक। अभिक्रिया होगी बेटा, तरीका बिल्कुल समझ में आ रहा कि के अभिक्रिया कर लेगा Cl से,
तो KCl माइनस साइन के साथ तीर के निशान के नीचे, और अगला कंपाउंड बनेगा CH3CN, CH3CN। देखो R की जगह पर CH3 यूज किया था, यहां भी R की जगह पर CH3 आ गया। इस ग्रुप को बोलते हैं मेथाइल या मेथिल। फिर इसके बाद CN लगा, इसलिए साइनाइड। अब एक विशेष बात ध्यान देने लायक है। क्या क्या ध्यान देने लायक है कि कभी कभी आपसे बोलता है साइनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन करने के पश्चात जल अपघटन कराइए, और कभी कभी कहता है साइनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन करने के पश्चात आप इसका अपचयन कराइए। तो एक काम करेंगे, एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखो कैसे, इसको समझना भी चाहिए। यह अभिक्रिया बहुत ही जगह यूज में आने वाली है। मैं क्या बोल देता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भैया तैयार करके हमेशा के लिए रखना है। देखो कैसे, मैं पहली अभिक्रिया यहां लिख के दिखाता हूं। कहता है आपके पास कोई RH कंपाउंड था, जैसे CH3Cl था, आपने उसमें साइनाइड ग्रुप लगाना चाहा या साइनो ग्रुप, तो आपको याद है आपने केशियन से अभिक्रिया की, वो भी केशियन एल्कोहलिक था, इसलिए K ने अभिक्रिया Cl से की, पहला KCl बना। अब CH3 जुड़ जाएगा CN से, CH3 जुड़ जाएगा CN से। अब CN को थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, CH3, C और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब CH3CN से 3 अभिक्रियाएं हम लोगों से मांगता है। CH3CN द्वारा 3 अभिक्रियाएं कंप्लीट कराई जा सकती है। मैं नाम बता देता हूं पहले। कहता है एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन का अर्थ जल की कम मात्रा में अपघटन। दूसरा हम लोगों को देता है, कहता है CH3CN का पूर्ण जल अपघटन, अर्थात जल की अधिक मात्रा में अपघटन। एक अभिक्रिया और आता है, कहता है CH3CN का अपचयन। तो इन 3 अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं अलग अलग। देखो कैसे, अगर CH3CN का हम लोगों से देखो कैसे, वैसे तो मुझे सामने लिखना चाहिए, लेकिन सामने क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं, तो देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे। एक पार्ट अभिक्रिया का सामने की ओर, कोई पूछेगा कौन सा पार्ट सामने की ओर कर रहे हैं, हम उसको तुरंत बताएंगे, हम अपचयन वाला पार्ट सामने की ओर लिख रहे हैं। और अपचयन के लिए देखो ध्यान क्या रखना है, अपचयन के लिए एक उत्प्रेरक लेना है जिसका नाम है LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन देता है नवजात हाइड्रोजन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचयन के लिए यूज किया जाता है। ये उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक नवजात हाइड्रोजन देता है। और वो नवजात हाइड्रोजन CH3CN पर अभिक्रिया कैसे करता है। देखो बेटा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं कर पाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और आप सभी को पता है ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड जो होते हैं वो पाई और एक बॉन्ड होता है सिग्मा। तो करेगा क्या, ये इसके 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। मैंने मान लिया 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। अच्छा ध्यान देने वाली बात, अगर 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो कार्बन का भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है और नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है। हाइड्रोजन कितने रखे हैं, 4, तो आप 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे दोगे और बाकी के बचे 2 हाइड्रोजन किसको दे दोगे, नाइट्रोजन को। आपके 4 हाइड्रोजन खर्च हो जाएंगे। कोई अगर ऐसा भी समझना चाहता कि सर 4H क्यों लिखा है, समझ गए क्यों लिखा गया है 4H, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे थे, तो जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही नुकसान हुआ बॉन्ड का, और जितने बॉन्ड्स का नुकसान हुआ उतने ही हाइड्रोजन से उनके बॉन्ड की कमी को क्या कर सकते हैं, पूरा। मैंने पूछा कार्बन का 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ, 2 हाइड्रोजन दे दिए। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ, 2 हाइड्रोजन उसको दे दिए। टोटल 4 हाइड्रोजन खर्च हो गए, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। अगर मुझे कभी ऐसा लगता, बाई चांस कभी ऐसा लग जाता कि एक बॉन्ड टूटा है, तो मैं क्या सोचता, कार्बन के 1 बॉन्ड का नुकसान, नाइट्रोजन के 1 बॉन्ड का नुकसान, तो मैं कितने हाइड्रोजन लिख देता, 2। बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो CH3 तो पहले था, फिर हो जाएगा CH2, फिर बचेगा NH2। ये थोड़ा सा हाइड्रोजन जो लगाए थे अब हटा लेते हैं।
क्यों हटा लेते हैं बेटा, अभी और भी तो अभिक्रियाएं करनी है। तो अगर आपसे कहता एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हुए अपचयन कराइए, आप अपचयन करवा देते। अब दूसरी अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से ही निकालनी है, देखो कैसे, इधर की ओर, और तीसरी अभिक्रिया यहां लिख देंगे। होनी तीनों पोटेशियम साइनाइड से ही है। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी बता सकते हैं। तो पहले मैं एक साथ बता देता हूं, फिर अलग अलग लिख देंगे इसको। अब अगली अभिक्रिया है, देखो क्या लिखा है, आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन आपसे डिमांड करके था, आंशिक जल अपघटन कराइए। आंशिक जल अपघटन के लिए आपको के पास होना चाहिए HOH। आप ऐसे जल अपघटन करवा सकते हो, या आप इसको H2O भी लिख लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप लिख लीजिए H2O। अच्छा, अब अभिक्रिया के दौरान देखो फिर से मैं क्या बोलता हूं, कितने बॉन्ड इसके बेटा कमजोर थे, 2। तो अगर बेटा इसके 2 बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन को भी 2 बॉन्ड का नुकसान हो गया और नाइट्रोजन को भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ। ध्यान से देखना इसको, ऑक्सीजन द्विसंयोजी एलिमेंट है, अर्थात ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ही मैं ऑक्सीजन कार्बन को दे दूंगा, कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। क्यों? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और बेटा बचे हुए 2 हाइड्रोजन मैं N को दे दूंगा। अभिक्रिया के दौरान पदार्थ कैसा बनेगा उसको ध्यान देते हैं। देखो, एक तो CH3, फिर CO और फिर N को मिले हैं 2 हाइड्रोजन, तो बन जाएगा NH2। इस टाइप को कंपाउंड बनकर तैयार होगा। एक और मैं अभिक्रिया देखो दिखाता हूं। अब फिर इनको हटा लेते हैं। अभी एक और अभिक्रिया थी, मैं कह रहा था पूर्ण जल अपघटन, तो भैया यहां लिख लेते हैं पूर्ण जल अपघटन। अब पूर्ण जल अपघटन कैसे दिखाना है मैं उसको लिख के दिखाता हूं। देखो, पूर्ण जल अपघटन अभिक्रिया के पूर्ण जल अपघटन में के लिए बेटा 2H2O की आवश्यक होती है। अब 2H2O की आवश्यकता होगी, ध्यान से देखना है बेटा। ये जो नाइट्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन लेके अलग हो जाएगा। अगर ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा तो बन जाएगा NH3। अब ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले में बचता क्या है, CH3 C सिंगल बॉन्ड नहीं लगा, ठीक है। CH3C बचा, N तो 3H को लेके चला गया था, N 3H को लेकर गया था। अब ध्यान से देखते हैं यहां पर क्या क्या बचता है। बेटा 2 तो O बचते हैं, तो 2 O लिख गए। और ध्यान से देखने वाली बात है 4H थे, 4 में से तुमने कितने अलग किए हैं, 3, अर्थात अभी 1 H बच जाता है। इसका नाम सभी जानते होंगे, इसका नाम है एसीटिक एसिड। और बेटा इसका नाम भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, इसका नाम है एथेनामाइड। कार्बन 2 के कारण एथेन लगाओगे और CONH2 को एमाइड ग्रुप बोलते हैं, तो एथेनामाइड। एक विशेष देखो, मैं दोबारा से बता देता हूं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, कहता है मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड बनाइए और फिर उसका पूर्ण जल अपघटन कराइए। आप समझ गए, मेथिल क्लोराइड से आपने मेथिल साइनाइड बनाया और फिर कौन सी अभिक्रिया लिखी, ये पूर्ण जल अपघटन वाली लिख दी। फिर आपको ये 2 अभिक्रियाएं छोड़ देनी है। मैं दूसरा देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ता हूं, कहता है मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड बनाइए और आंशिक जल अपघटन कराइए। तो मैं क्या करूंगा, मेथिल क्लोराइड से सबसे पहले क्या बनाऊंगा, मेथिल साइनाइड, और फिर उसका कौन सा जल अपघटन करवाऊंगा, आंशिक जल अपघटन। तो केवल ये वाली अभिक्रिया लिखेंगे, पूर्ण जल अपघटन और अपचयन की अभिक्रिया को छोड़ देंगे। कोई व्यक्ति देखो तीसरा प्रकार से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मेथिल क्लोराइड से आप मेथिल साइनाइड बनाइए और अपचयन कराइए। तो बेटा अपचयन कराने के लिए आपको नीचे की दोनों अभिक्रियाएं छोड़ देनी है, सामने वाली अभिक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। बोर्ड के किनारे ये अवयव फंस रहा है, इसका नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है NH2। कोई हाँ इसका नाम भी पूछ सकता है। बेटा इसका नाम क्या है, देखो कैसे पढ़ेंगे, C2 कार्बन 2 है इसलिए इसको पढ़ेंगे एथाइल, और बेटा NH2 के लिए इसका नाम पढ़ेंगे एमाइन। अब जब इतनी सारी बातें पढ़ी है तो एक बात और भैया ढंग से पढ़ लो,
क्या ढंग से पढ़ लो, इसको यहां रख लेते हैं। एक तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है, ये एक नहीं बल्कि 3 अभिक्रियाएं हैं। आपसे जिस अभिक्रिया की डिमांड करेगा आप केवल उस टाइप की अभिक्रिया को लिख कर आओगे, जबरदस्ती में सारे प्रकार की अभिक्रियाओं को नहीं लिखना है। अभी एक और बात कि अगर आपको कभी अपचयन कराना है तो अपचयन के लिए चाहिए होता है नवजात हाइड्रोजन। मैं क्या कहता हूं, हाइड्रोजन भी अपचयन करा सकता है, लेकिन अपचयन को जो सबसे अच्छा तरीका है वो उसके पास है नवजात हाइड्रोजन के पास। नवजात हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील है और ये पदार्थों को शीघ्रता से अपचयित कर देता है। हाइड्रोजन भी अपचयित करता है, लेकिन हाइड्रोजन की क्योंकि क्रियाशीलता कम होती है, ये शीघ्रता से आसानी से कम ताप पर सामान्य परिस्थितियों पर अपचयन नहीं करा पाता है। तो बात आ जाती है सर जी, अगर नवजात हाइड्रोजन अच्छा अपचायक है, ये वस्तुओं को अपचयन करवा देता है, तो ये नवजात हाइड्रोजन बनाया कहां से जाए? तो नवजात हाइड्रोजन को बनाने के कुछ केमिकल हैं, आप उनको देखेंगे। उत्प्रेरक के रूप में उन्हीं केमिकल्स को यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहला नवजात हाइड्रोजन को अगर बनाकर तैयार करना है तो मैंने सबसे पहले आपके लिए एक लिख ही दिया था पहले से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी नवजात हाइड्रोजन को तैयार करता है। आप तीर के निशान के रूप में उत्प्रेरक के रूप में इसे यूज कर सकते हो, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पर बेटा NaHG भी एक ऐसा उत्प्रेरक है जो नवजात हाइड्रोजन बनाकर तैयार करता है। तीसरा नंबर, इसको भी ध्यान रखोगे, Zn प्लस C2H5OH, ये भी नवजात हाइड्रोजन बनाता है। फोर्थ नंबर पर इसको याद रखोगे, देखो ZnHCl, ये भी नवजात हाइड्रोजन बनाता है। FeHCl, ये भी नवजात हाइड्रोजन बनाता है। छठवें नंबर पर SnHCl, ये भी नवजात हाइड्रोजन बना करके तैयार करता है। तो बेटा मेरे पास इतने उत्प्रेरक हैं जो नवजात हाइड्रोजन का निर्माण कर पाते हैं। आपको तीर के निशान के ऊपर कौन सा लिखना है? जिसकी इच्छा आप कर सकें। आपको लगे हमें LiAlH4 से काम बन जाए, उसको रख दें। आपको लगे नहीं FeHCl रखना होगा, उसको रख लेंगे। ZnHCl को यूज करना होगा, उसको रख लें। किसी एक को रखकर आप पदार्थ का अपचयन करवा सकते हैं। तैयार सबको रखें, लेकिन अभिक्रिया में केवल एक को रखें। ऐसा मत कर लेना अभिक्रिया में 4-6 उत्प्रेरक एक साथ रख दिए, ऐसा मत कर लेना, क्योंकि एक ही है इनमें से जो नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि उसमें से भी अगर याद करना चाहो, ये कंपलसरी नहीं है, अगर याद करना चाहो, FeHCl और SnHCl सबसे प्रबलतम अपचायक हैं, अर्थात ये नवजात हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में दे सकते हैं। इनसे ज़्यादा नवजात हाइड्रोजन अभी प्राप्त होने वाली नहीं बाकी उत्प्रेरकों की अपेक्षा। ये FeHCl और SnHCl प्रबल अपचायक में से एक है। तो समझ गया अभिक्रियाएं कितनी हैं? 3। उसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जो भी अभिक्रिया हमसे डिमांड में रहेगी हम केवल उस अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे, बाकी अदर दूसरी रिएक्शन को छोड़ देंगे। इनको नोट करते हैं, अपचयन वाली बात जरूर लिख लेना है और फिर पढ़ते हैं अगले रासायनिक गुण को। लिखा हुआ बेटा नेक्स्ट नंबर पे लिखता है एमिनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। अब एमिनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन को देख लेते हैं कैसा। देखो अभिक्रिया जो भी होने वाली है एल्किल हैलाइड पर होने वाली है। मैं एक जनरल फॉर्म में एल्किल हैलाइड मान ही लेता हूं पहले से कि मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है CH3Br। इस पर हमको एमिनो ग्रुप यूज करना है। कहने का अर्थ है Br को हटाओ और एमिनो को लगाओ। तो अगर मैं CH3Br की अभिक्रिया अमोनिया गैस से करवा दूं तो एमिनो ग्रुप लग सकता है। अच्छा, अमोनिया के सूत्र को NH3 लिख लेते हैं और समझ लेते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो मैं क्या हमेशा बताता हूं बच्चों को, अमोनिया का सूत्र कभी लिखने के लिए आए ऐसा लिख लो। अब कहोगे सर ये अमोनिया का सूत्र तो है ही नहीं। मैं भी जानता हूं अमोनिया के सूत्र में अभी किसकी कमी है? H की कमी है। H को साइड में लिख लिया। क्यों H को साइड में लिख लिया? आधी बातें तो अब खुद समझ में आने लगी हैं। H को साइड में लिखने से क्या होगा? H किससे विक्रिया कर लेगा? Br से बनाकर तैयार करेगा HBr। अच्छा, मेरे पास बचेगा क्या क्या? CH3NH2, CH3NH2। लेकिन अभी एक बात विशेष ध्यान दो,
अगर अभिक्रिया में CH3Br की अमाउंट ज्यादा हुई, अर्थात आपने ये पदार्थ ज्यादा मात्रा में डाल रखा होगा, तो अगर ये पदार्थ ज्यादा मात्रा में डाल रखा होगा तो उससे क्या होगा, अभी भी हमारे पास CH3Br बच गया होगा। अगर ज्यादा मात्रा में डाल रखा तो भी ये बच गया होगा, तो बचा हुआ CH3Br भी तो अभिक्रिया करेगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से इसका एक H इसके एक Br से विक्रिया करेगा, और ध्यान देने वाली बात है, अगर HBr से विक्रिया करेगा तो पदार्थ का निर्माण होगा HBr। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचता क्या क्या है, CH3NH केवल एक बचेगा, और फिर से बचा हुआ है CH3, यह दूसरी बार कंपाउंड बनकर तैयार होगा। अभी ध्यान देने वाली बात है क्या है, देखो मैंने क्यों लगाया इसको CH3 को, यहां से H हटेगा तो H जगह खाली हो जाएगी ना, उस खाली जगह पर किसको लगा दिया, CH3 को। लेकिन मैंने कहा अगर CH3Br आपने और भी ज्यादा मात्रा में डाल रखा है, फिर से विक्रिया होगी, और ये वाला H जो है वो फिर से किससे विक्रिया करेगा, Br से। HBr से विक्रिया होगी, मैंने तीर के निशान के नीचे HBr को स्थान दिया है। नेक्स्ट कंपाउंड देखो पढ़ते हैं क्या बनेगा। देखो ये तो जो लिखा था उसको पहले से ही लिख लेते हैं, CH3NH CH3 लिखा था, मैंने कहा था H तो विक्रिया कर लेगा, तो H जगह खाली हो गई। अगर N ने हाइड्रोजन को त्यागा है तो जो भी ग्रुप है वो भी N को ही मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड का नुकसान भी तो N का हुआ है हाइड्रोजन के जाने से, तो भैया जो तीसरा वाला CH3 है वो यहीं पर जुड़ जाएगा आके। तो इस प्रकार से इतना कंपाउंड बन। देखो कोई पूछता है नाम क्या है, तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां, हाँ ये, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेथाइल, और बेटा NH2 को मैं बोल रहा था एमाइन बोलते हैं, या एमीन इसको पढ़ लेते हैं, AMINE, प्राइमरी बोला इसको। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाले में से ध्यान देना, नाइट्रोजन बीच में है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, इसका अर्थ है ये सेकेंडरी है, द्वितीयक है, और सेकेंडरी है, इसको बोलते हैं क्या है, डाई मेथाइल, और NH को बोलेंगे एमीन, या उसको एमाइन पढ़ सकते हैं। बेटा लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा है इसको कैसे, तो नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका अर्थ है ये तृतीयक है। और नाम कोई पूछेगा तो बेटा आप ध्यान से देखो कितने कार्बन अभी जुड़े हैं, 3, तो 3 कार्बन जुड़ जाएंगे अगर ऐसी कंडीशन पर, तो बेटा देखो फॉर्मूला बनेगा ट्राइमेथिल, और बेटा नाइट्रोजन लिखा हुआ है इसलिए एमीन, और फॉर्मूले को बना सकोगे। अभी मैं क्या बताता हूं, आपको एक काम घर में जाके करना है, आप इस अभिक्रिया को कंप्लीट करोगे जाके, तो अभिक्रिया कुछ स्टेप लगेंगे रिएक्शन में, लेकिन जल्दी ही आपको अभिक्रिया समझ में आने लगेगी। और नाम लिखते समय क्या करोगे, जहां आपने मेथाइल शब्द का यूज किया है, क्योंकि C2H5 का यूज हो रहा है, आप इसकी जगह पर शब्द को थोड़ा सा बदल दोगे और एथाइल का यूज करने लगोगे। नेक्स्ट अभिक्रिया पर आ जाते हैं। अगला अभिक्रिया जो नाम से हमारे लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कहता है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया क्या है। अब फ्रैंक लैंड अभिक्रिया में से देखो ध्यान देने वाली बात है, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया में होता क्या है, आपके पास 2 एल्किल हैलाइड होते हैं, और उन दोनों की अभिक्रिया आपको करवानी होती है जिंक से। आपके पास 2 एल्किल हैलाइड होंगे, मैंने उल्टा लिख रखा है सेकंड वाला, और जिंक से अभिक्रिया होगी तो होगा क्या, जिंक दोनों के हाइड्रोजन एटम को लेकर अलग हो जाएगा और बना लेगा ZnX2। अब मेरे पास बचता क्या है, R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R। इस टाइप की जितनी भी अभिक्रिया आपको मिलेगी हम उसको फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहेंगे। डिफरेंस क्या होगा इसमें और एक अभिक्रिया और वोल्टेज अभिक्रिया आती है, इसमें से फ्रैंक लैंड अभिक्रिया में जिंक का यूज किया गया है और वोल्टेज अभिक्रिया में यूज किया गया है सोडियम का, बाकी अभिक्रिया में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो
अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। R की जगह पर मैंने यूज कर रखा है CH3 और X की जगह पे Cl, फिर Zn, X की जगह पे Cl और R की जगह पर मैंने बताया CH3 यूज कर रखा है। बेटा अभिक्रिया होगी तो Zn दोनों Cl को लेकर अलग हो जाएगा और बनाकर तैयार करेगा सबसे पहले ZnCl2। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या क्या बचता है, CH3 CH3, इन दोनों को लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, बेटा कार्बन 2 वाला बॉन्ड सिंगल है, इसको नाम देंगे एथेन। क्यों, कार्बन कितने हैं, 2, एथ और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, इसलिए इसका नाम लास्ट में एथेन कर देंगे। अच्छा ये तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई। अगर आप लिखना चाहे ना और आपको ऐसा लगे कि नहीं हम और भी अभिक्रियाओं को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप एक काम कर लेना, CH3 की जगह पर C2H5 यूज कर लेना। अगर इच्छा हो तो Cl की जगह पर Br, I और F में किसी एक को इस्तेमाल कर लेना। तो ये हो गया फ्रैंकलैंड रासायनिक अभिक्रिया। अभी एक और अभिक्रिया को देखते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। अब वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होगा, सेम रासायनिक अभिक्रिया है, R सिंगल बॉन्ड X की अभिक्रिया होनी है 2Na से, R सिंगल बॉन्ड X, एल्किल हैलाइड के 2 मोल और सोडियम के 2 मोल। उस बार Zn लिखा था तो फ्रैंकलैंड हो गई, सोडियम लिख गया तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, जिसको कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। तीर के निशान, बहुत ज्यादा अगर लिखना चाहते हो तो ऊपर लिख सकते हो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। होता क्या है, दोनों Na दोनों X को लेके अलग हो जाते हैं, 2NaX बनता है। मैं क्या सोचता हूं, R फिर से सिंगल बॉन्ड R के साथ जुड़ जाता है, कंपाउंड बनता है R सिंगल बॉन्ड R। एक रासायनिक अभिक्रिया इस पर बेस्ड में बना देता हूं। R की जगह पर मैंने C2H5 लिख रखा है, X जगह पे मैंने Cl, बेटा फिर 2Na लिखा है, X जगह पे Cl और R की जगह पर आपको पता है कि C2H5 लिखा गया है। अभिक्रिया करवाओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाओगे, फिर से वही Cl 2Na को लेके अलग हो जाएगा तो बनकर तैयार होगा 2NaCl। और बेटा देखो और क्या क्या बनेगा, C2H5 C2H5, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। कोई पूछेगा नाम क्या है, कार्बन 2 4 हो गए, इसका नाम है ब्यूटेन। ये अभिक्रिया कंप्लीट कर सकते हो। एक और अभिक्रिया जिसको बहुत ढंग से अपने दिमाग में बिल्कुल भर करके रख लेनी है, वोल्टेज अभिक्रिया का। ये तो नॉर्मल अभिक्रिया हो गई, अभी ध्यान देते हैं जिसमें से एक में आपको शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इस बार एल्किल हैलाइड में CH3Br को लिया गया, सोडियम के 2 मोल से अभिक्रिया कराई गई, C2H5Br से कराया गया, ड्राई ईथर। अब इस अभिक्रिया में और बाकी की अभिक्रियाओं में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक और मेथिल ग्रुप लिया गया है और एक बार एथिल ग्रुप लिया गया है। अभी तक क्या था, मेथिल के साथ मेथिल को ले लेते थे, एथिल के साथ एथिल को ले लेते थे और बढ़िया था अभिक्रिया, कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। इस अभिक्रिया में पूछ लेता है अगर इस टाइप की अभिक्रिया दे जिसमें से एक मेथिल ग्रुप है एक एथिल ग्रुप है और इस पर कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, अर्थात मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि कौन कौन से आप बना सकते हो उत्पाद। तो मैं बता दूं कौन कौन सा उत्पाद बनाया जा सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से रख लेते हैं क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन भी अगर आया ऐसा कि एक अभिक्रिया दे दिया आपको, पूछता है कौन कौन से उत्पाद बना सकते हो, आपको उत्पाद पता हो। देखो क्या होता था, पुरानी अभिक्रिया पर चलते हैं। C2H5 के साथ कनेक्ट हो जाता था, पहला वाला दूसरे वाले के साथ अभिक्रिया कर लेता था। तो पहला कंपाउंड क्या हो सकता है, CH3 किसके साथ कनेक्ट हो जाए, C2H5। ध्यान देने वाली बात है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा CH3 या C2H5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बेटा दोनों पूरे कार्बन जोड़ करके लिखते हैं, C कितने हो जाएंगे 3, तो पहला उत्पाद बन सकता है C3H जोड़ लेना 8, जोड़ के भी देख लेना 3 और 5 8,
हो सकता है CH3 के साथ ही अभिक्रिया कर ले, तो दूसरा पदार्थ बन सकता है C2H6, और पूछता ऐसा भी हो सकता है कि C2H5 के साथ अभिक्रिया कर ले, तो बन सकता है C4H10, और बेटा लास्ट में एक पदार्थ तो बनेगा 2NaBr, तो उसको तो बताना ही नहीं। तो ये अभिक्रिया आपसे केवल तब पूछेगा जब आपको ये पूछना होगा कि कितने ज्यादा से ज्यादा पदार्थ बना सकते हो आप, तो वो ज्यादा से ज्यादा पदार्थ वाली बात जो होगी वो ऐसे कंप्लीट होगी। इसमें तो दोनों ग्रुप सेम थे, कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। इसमें से प्रॉब्लम क्या आएगी, आप रट के भी रख सकते हो, क्या क्या बनेगा, प्रोपेन एथेन ब्यूटेन, प्रोपेन एथेन ब्यूटेन का निर्माण होगा। रटना तब बेकार चला जाएगा आपका जब इधर C2H5 कर देगा और इधर C3H7 कर देगा, फिर कंपाउंड अलग अलग डायरेक्शन में बनने लगेंगे। लेकिन जब तक ये दो पदार्थ हैं ऐसे ही पदार्थ बनेंगे। तो ये अभिक्रिया कब आएगी, जब आपसे मैक्सिमम कंपाउंड पूछेगा कौन कौन से बन सकते हैं। बाकी आपके पास अभिक्रिया आने वाले नहीं है तब तक, जब तक कि आपसे मैक्सिमम कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं आ जाता है। जब मैक्सिमम कंपाउंड पूछेगा तो ये अभिक्रिया आएगी, नहीं तो फिर आपको अभिक्रिया नॉर्मल ही मिलेगी। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, और जो रासायनिक गुण मेरे पास 1 या 2 बच जाते हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगला देखो बेटा, मैंने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिख रखे हैं। क्या है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हर चैप्टर में अपने नाम से आ जाया करेंगी और आपको कंफ्यूज करेंगी। जैसे निर्जलीकरण जो है वो अभिक्रिया आ जाएगी और आपको ज़्यादातर चैप्टर में मिल जाएगी निर्जलीकरण। आपको लगेगा अरे ये तो पिछले चैप्टर की निर्जलीकरण है, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पर निर्जलीकरण मिल जाएगा और आप इस बात पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम निर्जलीकरण पर लिखें क्या। तो इन सारी अभिक्रियाओं के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तो आपके पास जितनी भी अभिक्रियाएं लिखी हैं, इन अभिक्रियाओं में से कोई ना कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान गायब हो जाता है, हटा लिया जाता है। क्योंकि अभिक्रिया में से कोई ना कोई पदार्थ हटा या गायब कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक विशेष प्रकार की कैटेगरी में डालते हैं। पूछता है ये कौन सी अभिक्रिया की कैटेगरी है, हम कहेंगे ये अभिक्रिया की कैटेगरी है जिसको हम क्या कहेंगे, विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाने से। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें से कोई पदार्थ क्या हो जाता है, विलुप्त, हटा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, वहां से निकाल कर अलग कर लिया जाता है। ये सारी बातें विलुप्त होने के लिए मेरे ख्याल से ठीक है। अब ऊपर वाली विलोपन अभिक्रिया हैं सारी की सारी 3। पहली अभिक्रिया पर मैं बात करूंगा, नाम है निर्जलीकरण। नाम से ही अर्थ है, निर्जलीकरण का अर्थ है जल को क्या कर लिया गया है, हटा दिया गया है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यहां लिखा हुआ रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक पदार्थ कुछ भी लिखा हो मायने नहीं रखता, चाहे जो अभिकारक पदार्थ लिखा हो, और तीर के निशान के ऊपर लिखा हो H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया गया और नीचे यहां जल हटा लिया गया हो। अभिकारक से मैंने जल को क्या कर लिया, माइनस का मतलब हटा दिया। ऐसे अभिक्रिया को हम, और प्रोडक्ट का निर्माण होता हो, अभिक्रिया को क्या कहेंगे, निर्जलीकरण। अर्थात H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर अगर जल अलग हो जाए, इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। सेकंड बेटा, रिएक्टेंट पूरा नहीं लिखा गया, केवल क्या लिख दिया गया, R, इसका भी अर्थ अभिकारक है। यदि अभिकारक को कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो इस दौरान जल अलग नहीं होता, हाइड्रोजन गैस अलग होती और प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस घटना को कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। वी का मतलब हटा देना है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन को हटा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। एक और लिखा है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। और विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है जब आपके पास रिएक्टेंट हो, एल्कोहलिक KOH हो, और आप हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को मिलाकर हटाओ। देखो नाम से ही है विहाइड्रोहेलोजनी, अर्थात हाइड्रोजन भी हटना है और हेलोजन भी हटना है। तो हाइड्रोजन हेलोजन एक साथ हट जाए, हम ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो भैया विलोपन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हैं जो हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं के लिए भैया हमेशा तैयारी बना करके रखें। क्यों, इस चैप्टर में भी हम एक अभिक्रिया को पढ़ेंगे, विहाइड्रोहेलोजनीकरण को। और विहाइड्रोहेलोजनीकरण जो है वो अपने इस चैप्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देता है। तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले विहाइड्रोजन
विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया को ही पहले सबसे पढ़ लेते हैं। देखो मैं तो नेक्स्ट नंबर पे अभिक्रिया में से हम लिखेंगे विहाइड्रो हैलोजनीकरण। देखो बेटा शायद अभिक्रिया समझ में आती है कि नहीं आती ये तो अभी पता चलेगा। देखो हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा C2H5Br, या अगर आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो CH3CH2Br, दोनों ही चीज एक ही है, दोनों एक साथ मिला के लिख दिए गए C2H5Br हो गया, दोनों को अलग लिख दिया गया CH3CH2Br हो गया। अच्छा नाम क्या था? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो आप जैसे ही इसका नाम सुनते हो आप सबसे पहला एक काम कर देते हो, यहाँ पे लिख देते हो एल्कोहलिक KOH, क्योंकि ऐसा अभिक्रिया में दिया गया था। अच्छा अभिक्रिया में अलग किसको करना है? H और Br को। तो मैं क्या सोचता हूँ, इस हाइड्रोजन का H और ये Br, ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, बना लेंगे HBr। अच्छा बचेगा क्या? मैं क्या सोचता हूँ, यहाँ बचेगा CH2, फिर यहाँ बचेगा CH2, और संयोजकता को बैलेंस करने के लिए दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्योंकि देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, HBr अगर अलग हुआ है, HBr के अलग हो जाने पर H का, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड का नुकसान हुआ क्योंकि H निकल गया, इस कार्बन का नुकसान हुआ क्योंकि Br निकल गया। तो दोनों कार्बन के नुकसान की भरपाई के लिए मैंने डबल बॉन्ड लगा रखा है। नाम क्या होगा फॉर्मूले का? तो फॉर्मूले का नाम देखो कैसे पढ़ते हैं। फॉर्मूले में कार्बन 2 हैं, एथीन, एथीन का फॉर्मूला है ये। एथ का अर्थ है कार्बन 2 और इन का मतलब है डबल बॉन्ड। इसमें से एक अभिक्रिया अपने यहाँ कोर्स में और आती है, देखो बेटा CH3 CH CH3 और यहाँ लगा होता है Br। आपको विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया को कंप्लीट करना होता है। देखो अभिक्रिया को कंप्लीट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे एल्कोहलिक KOH। अब आप इस जगह पर फ्री हो, ये Br चाहे राइट वाले H से जोड़ दो और चाहे ये Br लेफ्ट वाले H से जोड़ दो, किसी एक से जोड़ लेते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, ये Br और ये H लग रहा है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ तो CH3 ही बना रहेगा CH, और यहाँ बचेगा CH2, और जो HBr अलग हुआ है वो मैं यहाँ लिखे लेता हूँ। वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए आपने डबल बॉन्ड वहाँ लगा रखा है, क्यों यहीं से H गया था यहाँ से Br, तो इन दो कार्बन का नुकसान हुआ, डबल बॉन्ड भी इन्हीं को मिला। नाम अगर पूछेंगे तो देखो नाम है कार्बन 3 के कारण प्रोप और बॉन्ड सिंक डबल है इसलिए इन, तो नाम हो गया प्रोपीन। प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होने वाली है उसको ध्यान देते हैं। CH3CHBr CH2CH3 एल्कोहलिक KOH। हमको इस बार पता है कि अलग HBr ही होना है, लेकिन बेटा इस बार विशेष ध्यान रखना, ये ब्रोमीन इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। कोई पूछेगा क्यों नहीं जुड़ेगा, अगर ऐसा किसी के मन में बात आ जाती है मैं बता देता हूं, क्योंकि प्राथमिक कार्बन से अत्यधिक क्रियाशील होता है द्वितीयक, और द्वितीयक कार्बन से अत्यधिक क्रियाशील होता है तृतीयक। क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में मुझे तृतीयक कार्बन मिला ही नहीं है, हाँ लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक कार्बन मिले हुए हैं। तो क्या है, ये Br इसके H को लेके अलग नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन प्राथमिक है, लेकिन ये Br इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेके अलग हो सकता है क्योंकि ये कार्बन द्वितीयक है। पूछेगा क्यों कार्बन द्वितीयक है, देखो इस कार्बन से एक कार्बन लेफ्ट पे राइट पे है और इससे एक कार्बन कहां पर है, लेफ्ट पर है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, हमेशा कंपाउंड जो बनेगा वो द्वितीयक कार्बन को लेकर बनेगा या तृतीयक को। जब द्वितीयक और तृतीयक नहीं होगा प्राइमरी पर तब जाएगा। तो मैं एक बात समझ गया, क्या समझ गया कि CH2 में से 2 H थे, एक H यहां लिख लेते हैं, ये HBr अलग हो जाएंगे और पदार्थ क्या बनकर तैयार होगा, CH3 CH CH CH3।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 वैलेंसी को बैलेंस कर लेने के लिए डबल बॉन्ड का यूज कर लेंगे। कोई पूछेगा नाम क्या रहेगा इसका, तो बेटा कार्बन 4 है इसलिए ब्यूट 2 इन का समझ गए ना, क्योंकि 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया है इसलिए 2 इन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से बेटा विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक काम करेंगे, इन अभिक्रियाओं को नोट करेंगे। हाँ, एक और अभिक्रिया रह जाती है, देखो अभिक्रिया कौन सी रह जाती है, NO2 या ONO ग्रुप या समूह द्वारा प्रतिस्थापन। छोटी सी अभिक्रिया होगी, इसको देख लेंगे। कहता अगर आपके पास RX टाइप का कोई कंपाउंड है और आप इसकी अभिक्रिया KNO2 से करवा देते हो, ध्यान रखने वाली बात है, अगर KNO2 से करवा देते हो तो K अभिक्रिया करता है X से, KX बनाता है, और साथ में R जो है वो अभिक्रिया कर लेता है NO2 से। ध्यान देने वाली बात है, R क्योंकि O के साथ जुड़ता है इसलिए NO2 को थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने लिखा है, लिखा NO2 है ये, लेकिन क्योंकि R किससे जुड़ा है, O से, इसलिए मैंने O को पहले लिख दिया है। इसका नाम क्या होगा, R को तो एल्काइल बोलते हैं, और अगर O की ओर से NO2 जुड़ा है, O से बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट। एक और सबसे कठिन चीज क्या है, अगर यही अभिक्रिया आपको दे दी जाए, अभिक्रिया AgNO2 से होनी हो, तो विशेष ध्यान रखना है कि AgX से अभिक्रिया कर लेगा। भैया ये तो सभी को पता था। और इस बार R O की ओर से नहीं जुड़ेगा, इस बार R जुड़ेगा N की ओर से, तो इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम है नाइट्रो। R को पढ़ना है एल्केन। तो दोनों में इस बात का विशेष डिफरेंस रखना है। अगर आपको नाइट्राइट कंपाउंड बनाना होगा, KNO2 से अभिक्रिया रहेगी, आपको नाइट्रो कंपाउंड बनाना होगा तो AgNO2 से अभिक्रिया रहेगी। ये दोनों ही अभिक्रियाएं अपने में अलग अलग हैं। तो हम लोगों ने तकरीबन हैलो एल्केन्स पर होने वाली सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊपर रखा है। अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और इन्हें SN1 SN2 के नाम से फेमस भी हैं ये अभिक्रिया हमारे कोर्स में। तो उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे। तो इसको नोट कर लेते हैं।